सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर से आगे की बात करेंगे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले जो दो टर्म है उनको समझने की बात कही थी, जिसमें कि एक टर्म होता है रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इलास्टिक बिहेवियर के साथ एक तरह से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा होता है इनर्शिया। इनर्शिया जो एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा से आपके ऑसिलेशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम बॉब कहते हैं या बॉडी कहते हैं, उस बॉडी को एक मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। जब ऐसी कोशिश चल रही होगी तो उस समय रिस्टोरिंग फोर्स में इलास्टिक नेचर की वजह से और इनर्शिया के बीच में जो ये पूरा इंटरप्ले हो रहा होगा, इसकी वजह से ओवर शूटिंग हो जाएगी। ये ओवर शूटिंग क्या होती है इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप ज़रूर से जा करके उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक डीप स्टडी करेंगे, एक डीप इंसाइट उसकी डेवलप करेंगे और उसके अंदर मैथमेटिक्स भी करेंगे। सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स के साथ उसकी जो फिजिक्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फंडामेंटल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन मिलता है। आपको एक सबसे शुरुआती प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो आज के लेक्चर से आपको मिलना शुरू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। शुरुआत करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से। हम सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात जो करेंगे तो उसके डेफिनेशन की बात करेंगे। चलिए आपके लिए डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी इन सब चीज़ों को नोट करते रहिएगा अपनी नोटबुक में, सो दैट एक एक्टिव लर्निंग होती रहे। देखो इन वीडियो को वैसे मत देखना है खाना खाते समय, ऐसे लेते समय देख रहे हो। यू हैव टू बी विथ योर पेन एंड पेपर्स, ठीक है, अपने कागज कलम के साथ बैठ करके जस्ट लाइक अ फिजिकल क्लासरूम आपको इनको देखना होगा, तभी आप अटेंटिव होकर के इसको सीखिएगा। जब मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट करो तो आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करिएगा। अगर क्लास में होते तो मैं करवाता आपसे कैलकुलेट, में रुक जाता और देखता कौन कैलकुलेट कर रहा है कौन नहीं कैलकुलेट कर रहा है। तो ऑनलाइन में हो तो मैं जब कहूँ कि चलो भाई सो कैलकुलेट करो तो आप लोग वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करिएगा, अगर सीखना चाहते हो तो। अगर मकसद आपको फिजिक्स सीखना है तो, अदरवाइज कोई बंदिश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट, मतलब जो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा है कई सारे तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स मोशन भी होते हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली सिंपल मोशन होता है। तो SHM इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल पीरियोडिक मोशन, सिंपलेस्ट पॉसिबल पीरियोडिक मोशन। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये सब हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में कहा है। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सो आप लिखोगे मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटरी particle moving back and forth about an equilibrium, back and forth about an equilibrium position via a restoring force, via a restoring force which is directly proportional to the displacement, directly proportional to the displacement but opposite in direction is called the simple
हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पे हमारी परिभाषा खत्म होती है। तो देखें इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझ लें और उन्हीं को ही आगे हम लोग स्टडी करते जाएंगे। तो जैसे लिखा है कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल मूविंग बैक एंड फोर्थ। ओके, मूविंग बैक एंड फोर्थ। अब बैक एंड फोर्थ मतलब इधर उधर। तो जब इधर उधर कहेंगे तो हम कहेंगे किसके इधर उधर? भाई आप कह रहे हो दाएं बाएं, तो किसी पॉइंट के दाएं, किसी पॉइंट के बाएं, ये मतलब होता है। तो बैक एंड फोर्थ अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे लिखा है किसके बैक एंड फोर्थ? बैक एंड फोर्थ अबाउट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन वाया अ रीस्टोरिंग फोर्स। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश की थी, अभी फिर करेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसके प्रभाव में कोई बॉडी जो होती है वो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रोथ, बैक एंड फोर्थ मोशन करती रहती है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझना है कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट अपोजिट होता है डायरेक्शन में। इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार एग्जाम्पल बनाया था, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर आपका एक मास रखा हुआ है, ये कोई बॉक्स है, इसका मास m है, इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये रुका हुआ है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को खींचेंगे, इस बॉक्स को खींचेंगे तो ये बॉक्स खींच करके यहाँ पहुँच जाएगा। इसको हम अलग जगह से दिखा रहे हैं, ये हम अलग दिखा रहे हैं कि ये बॉक्स की नई पोजीशन है। ये बॉक्स को आपने खींच के यहाँ कर दिया, जब खींच के यहाँ कर दोगे तो आपकी जो स्प्रिंग है वो भी खिंचाव आ जाएगा, वो भी इस तरह से यहाँ तक खिंच जाएगी। ओके, अब इस तरह आप इसको दाएं ले गए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इस मेन पोजीशन से, इसके इस मेन पोजीशन पे देखोगे मिडिल पॉइंट से, तो ये x है। लेकिन जब आप इसको खींच के यहाँ तक ले गए तो ये जो स्प्रिंग है इसकी इलास्टिक व्यवहार की वजह से इस बॉक्स को वापस से यहाँ लाने के लिए एक बल डेवलप हो जाएगा, और वो जो बल होगा बच्चों, वो बल इस तरह से डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। तो अब आप देखो इस बॉक्स के ऊपर इस स्प्रिंग के इलास्टिक बिहेवियर की वजह से एक फोर्स काम करेगा, और ये जो फोर्स होगा ये फोर्स किसकी तरफ होगा? मेन पोजीशन की तरफ। तो जहां डिस्प्लेसमेंट इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से दाईं तरफ है, वहीं पर रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स, इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट को ख़त्म करके फिर से इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे लाना चाहता है, पुनः स्थापित करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। तो वही आपने लिखा है कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल मूविंग बैक एंड फोर्थ। अब इसके बाद क्या होगा, ये बॉडी यहाँ आएगी, इस जगह पहुँचेगी, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस बॉडी की जो मोशन में जो इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से ये जो बॉडी, ये जो बॉक्स होगा ये खींच करके यहाँ तक चला जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, फिर स्प्रिंग धक्का देगी, फिर ओवरशूट करके यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपका जो बॉडी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार अपनी मेन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो यहाँ पर हमेशा आप देखोगे कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। एक और कंडीशन सोचें, जब ये बॉक्स ओवरशूट करके यहाँ आ गया, तो जब बॉक्स ओवरशूट करके यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, मान लो बॉक्स ओवरशूट करके यहाँ पहुँच गया, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ बॉक्स, तो स्प्रिंग जो है वो और कंप्रेस हो गई। तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, लेकिन जो कंप्रेस स्प्रिंग है इसको धक्का देगी आगे की तरफ, तो फोर्स क्या होगा, इधर काम करेगा। तो देखो जब बॉक्स इधर था तो स्प्रिंग खिंचाव उसको इस पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा था, सो ये आपकी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन थी। उसके बाद जब बॉक्स इधर आ गया तो ये जो स्प्रिंग का कंप्रेशन है, अगेन इलास्टिक बिहेवियर, ये इस बॉक्स को आगे ले जाने का प्रयास करता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ लग रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इनको ऐसे दिखाऊं, ये जो ब्लू कलर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दीज एरोज आर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही आपने लिखा है कि द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक चीज और समझो, आप इसको जितना दूर ले जाओगे
मतलब अगर आप इस बॉक्स को यहाँ से खींच करके यहाँ कर दोगे तो आपका x और बढ़ जाएगा, उस समय रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। जितना दूर ले जाओगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूर होगा, ज़्यादा होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी वहाँ पर काम करेगा। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज फोर्स। लेकिन कितना लार्ज हो सकता है? इन्फिनिटली लार्ज नहीं हो सकता, उसमें इलास्टिसिटी की सीमाएं होती हैं। लेकिन अभी आप इतना समझें कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स करेंगे तो इन सारी चीज़ों को और वहाँ से हमें समझ दिखाई पड़ेगी। तो ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा शुरुआती परिभाषा यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब हम बात करते हैं आगे की। एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक डायग्राम बनाने के लिए चलिए यहाँ पर इसको एक हिस्से में बांट दिया। अब इस हिस्से में आते हैं। मान लीजिए हम उसी ऑब्जेक्ट को देखें, हमारे पास ये कोई बॉक्स है, यहाँ पर ये इसका स्प्रिंग का अटैचमेंट है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर जो बॉक्स है M है किसी पॉइंट P पर, और इसकी तरफ अब वो इस तरह से इस पर एक फोर्स F काम कर रहा है, बॉक्स M है, स्प्रिंग बना देते हैं इस तरह से, ये है। और इस बॉडी के ऊपर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। मान लो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो x थी। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है जिसमें एक मास m लगा हुआ है। उस मास m को जब पोजीशन P पर रखते हैं, पॉइंट P पर रखते हैं, तो उसके ऊपर वो एक डिस्प्लेसमेंट x ऑब्जर्व करता है और उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स F काम करता है, जो कि हमेशा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। तो लिखें इसको, जल्दी से लिख लें, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लिए। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल है, या मतलब पार्टिकल क्या, बॉडी लिख लो। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m at point P. Let us consider a body of mass m at a point P at distance x from its equilibrium position. At a distance x from its equilibrium position. Full stop. At this point, due to restoring nature of the attached spring, at this point, due to restoring nature of the attached spring, ब्रैकेट में लिख दोगे इलास्टिक नेचर, रिस्टोरिंग नेचर मतलब इलास्टिक नेचर, ब्रैकेट क्लोज। अ फोर्स इज एक्टेड, ACTED, एक्टेड मतलब काम करना शुरू करता है, प्रभावी होता है। एक्टेड towards the equilibrium position. A force F is acted towards the equilibrium position. Full stop. By the definition of restoring force, restoring force F proportional to minus x. फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेयर निगेटिव साइन शोज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन शोज दैट the restoring force is opposite to displacement। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हम यहाँ पर F हो जाएगा माइनस K टाइम X। यहाँ पर K क्या है,
के को आप कह सकते हो स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग लगी है उसका लिए है। तो के इज़ द स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। कितनी स्प्रिंग कितनी मजबूत है, कितनी रिजिड है, कितनी स्टिफ है। कई तरह के स्प्रिंग आपने देखी है। अगर आप बाइक चलाते हो तो आप देखे होगे बाइक में एक सस्पेंसर होता है, सस्पेंशन जो करता है। कहीं गड्ढा आता है, आप बैठे हो तो आपको शॉक कम लगते हैं, वहाँ भी स्प्रिंग होती है। उसके अलावा आप देखो जो क्लिक वाले पेन होते हैं, जो क्लिक वाले पेन होते हैं, उन क्लिक वाले पेन में भी एक स्प्रिंग होती है। लेकिन आपके बाइक में जो स्प्रिंग लगी होती है वो, और जो आपके क्लिक वाले पेन में जो स्प्रिंग लगी होती है वो, उनमें अंतर होता है। उनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है। पेन वाली, क्लिक वाली जो पेन वाली स्प्रिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट इन सेंस आप हल्के से अंगूठे के जुम्बिश से उसको क्लिक कर सकते हो, इस रिफिल को ऑन ऑफ कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल वाली स्प्रिंग आपको मिल जाए हाथ में तो आप अंगूठे से उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बाकायदा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको बनाया ऐसे जाता है कि 60-70 किलो का अगर इंसान बैठा है तो वो उसके शॉक को एब्जॉर्ब करे, तो इतनी जल्दी से वो मतलब कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं होती हैं। तो उनका स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है। उन्हीं सारे फैक्टर्स को कैटर करता हुआ ये हमारा कांस्टेंट है F = -KX। अब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पर K जो है स्टिफनेस कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, अगर डायमेंशन की बात करते चलेंगे K की डायमेंशन क्या होगी, K कैसे निकालोगे, ये है न्यूटन और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो K बराबर क्या है, फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन पर मीटर। तो K इज द स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट विथ डायमेंशन, ऐसे लिख दोगे, विथ डायमेंशन ऑफ फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट और न्यूटन पर मीटर। स्टिफनेस कांस्टेंट विथ डायमेंशन ऑफ फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट या न्यूटन पर मीटर। अब आगे लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ। हम F को क्या लिख सकते हैं, m एक्सेलरेशन लिखा जाता है d2x/dt²। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी इसको करोगे तो d2 हो जाएगा। अब इसको अगर पूरा ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेटर को अंदर, तो ये हो जाएगा d2x/dt, तो dt²। तो वही आपने लिखा है एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर m d2x/dt²। ऐसा करते हैं, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा m d2x/dt² इज -kx। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर सारे टर्म्स आपके लिए लिख दे रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में आप चाहें तो इसमें से कुछ टर्म स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आप गड़बड़ मत करिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये आपके पास हो गया d2x/dt² -k/m। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे d2x/dt² प्लस k/m x बराबर 0। ठीक है ना, ये हमारे पास टर्म आ गया d2x/dt² k/m x = 0। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, k/m। देखो स्प्रिंग आपने फिक्स कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो आपका फिक्स हो जाएगा, k फिक्स हो गया। मास आपने नहीं चेंज किया तो मास भी फिक्स हो जाएगा। तो क्या हम k/m को कुछ किसी दो कांस्टेंट का रेशियो है तो एक कांस्टेंट ही आएगा, क्या उसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखते हैं इसको क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये एक थोड़ा सा, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डीपर साइड में जा रहे हैं कि इसको क्या लिखा जा सकता है ये समझने के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये एक ऐसा चीज़ इसको आप बॉक्स में लिखिएगा, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन डेरिवेशन, इसको आप बॉक्स में रखिएगा, ये आपका इनसाइट है। अब हम लोग इसकी इनसाइट की तरफ जा रहे हैं। k/m का मतलब क्या हुआ, k/m का मतलब होता है न्यूटन, k का मतलब है न्यूटन पर मीटर और पर
किलोग्राम, ऐसे कुछ मान लो, मास किलोग्राम का है अगर। तो न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर होता है मास इंटू d2x बाई dt स्क्वायर अपॉन मीटर इंटू मास कर दे। ये मैं वैसे करना चाह रहा हूँ, तो ये मास डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो मास से रिप्लेस हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आपका ये मीटर जो होता है मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 बाई टाइम का स्क्वायर, यहाँ से t dt है। तो 1 बाई टाइम को हम लिखते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप वैसे बेसिक मालूम होगा। 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इज फ्रिक्वेंसी। तो ये आपका है फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, क्योंकि आपका 1 बाई टी स्क्वायर है, यानी कि 1 बाई टी स्क्वायर, तो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर जो k बाई एम लिखा है, इसकी जगह पर आप एक और क्वांटिटी को रिप्लेस कर सकते हो, जिसको हम कह रहे हैं फ्रिक्वेंसी स्क्वायर। सो लिख लिया है अगर आपने, तो अब आप आगे यहाँ पे लिखेंगे अपने मेन डेरिवेशन में, पुट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो यानी कि ये क्या दिखा रहा है? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट मास। तो ओमेगा स्क्वायर बेसिकली उस बल के बारे में बात कर रहा है, जो बल हमें यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को यूनिट मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट देने के लिए लगाना पड़ेगा। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ये बता रही है कि इट इज बिलोंग टू द फोर्स जो हमें चाहिए अगर हम यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को यूनिट अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहे हैं। रखते हैं इस बात को अपने दिमाग में, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो हेंस वी गेट d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये हमारे पास, इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर, दिस इज d2x बाई dt, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर। राइट साइड 0 है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरह की इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, इनका एक सोल्यूशन होता है। आप लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक पढ़ोगे अपने मैथमेटिक्स में, तो वहाँ इसको आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 इज सेकेंड ऑर्डर homogeneous differential equation and can be solved by equivalent operator method, can be solved by equivalent operator method। तो लिख देते हैं पुट d2 बाई dx स्क्वायर इक्विवेलेंट टू d स्क्वायर। सो वी गेट, मैं लिख दे रहा हूँ फिर बात करता हूँ थोड़ा सा। तो यह हो जाएगा d स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, यानी d स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये लीड करेगा d बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, देख होमोजीनियस, क्योंकि राइट साइड 0 है, होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस तरह की इक्वेशन जो होती है उसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहा जाता है इक्विवेलेंट ऑपरेटर मेथड। दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट ऑपरेटर मेथड। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑपरेटर मेथड में आप क्या करते हो, ये जो ऑपरेटर है इसे ऑपरेटर कहा जाता है। अब सर कहोगे ऑपरेटर क्या है, पढ़ते रहो मेरे साथ, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ एक ही जगह पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ उसकी बहुत माकूल स्थिति आएगी हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अगर हम d2 बाई dx स्क्वायर, सॉरी dt स्क्वायर, दिस इज dt स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम इक्विवेलेंट मान लें किसी d स्क्वायर का। मतलब ये खाली रूप बदलने की बात है, बाकी ये स्क्वायर आप देख रहे हो। ऐसा करने पर ये इक्वेशन आ जाएगी d स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, यहाँ पे आपने रखा, और यहाँ से आप x कैंसिल होता हुआ देख रहे हो। तो d स्क्वायर इज माइनस, क्योंकि राइट साइड में जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप सोचो
डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हो, -1 बाहर निकाल दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 जो होगा उसको कर देते हैं आई आयोटा जिसको हम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस आई ओमेगा। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया, डी बराबर प्लस माइनस आई ओमेगा। तो हमारे प्लस माइनस आई ओमेगा का मतलब है डी की दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, एक प्लस आई ओमेगा, दूसरा माइनस आई ओमेगा। सो फॉर दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जहाँ दो ये वैल्यू है, द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 ही है, नहीं इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगी भाई, ये 2 है तो 3 होगी, ओहो हो भाई, करेक्ट कर लेना बच्चों इसको। सो फॉर दिस कंडीशन द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 3, अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो कि सर ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वर्ड इस्तेमाल किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन? अगेन ये हम घुस रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन वाले मैथमेटिक्स पोर्शन में, मतलब पूरी मैथमेटिक्स है आपके पास, पूरा पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या nth ऑर्डर की होमोजीनियस या इनहोमोजीनियस भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें सोल्यूशन अगर होमोजीनियस है तो उसका सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। क्यों? अगेन इट्स मैटर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर नहीं है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन बताया जाता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके ठीक है, यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर के लिए बिकॉज द फोन इज़ हीटिंग, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वागत है एक बार फिर से। फॉर दिस कंडीशन द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 कैसा हो जाएगा, कैसा लिखे, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसका कारण क्या है वो हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो सोल्यूशन हमें निकालना है किसका? सोल्यूशन हमें निकालना है x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x को ही तो हर जगह पे दिख रहा है, x को ही फाइंड करना है। x बराबर a कोई कांस्टेंट e की पावर आप प्लस आई ओमेगा लिखोगे और t लिख जाएगा, t क्योंकि x t के साथ चेंज देखा जा रहा है। तो सोल्यूशन में भी x को देखा जाएगा t के साथ चेंज पर, एक कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियल की पावर आई ओमेगा t है, और दूसरा हो जाएगा b e की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में सिखाया जाता है पूरा डिटेल में कि क्यों इस तरह के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की ऑपरेटर मेथड से कैसे सोल्यूशन लिखे जाते हैं। तो मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूँ कि चलो आपको मालूम है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो आगे क्या होगा, आगे ओहो डस्टर तो मैं बाहर सुखाने के लग गया, बहुत गंदा हो गया था। चलिए दूसरे से काम चला लेते हैं। अब यहाँ पर क्या ये हमारा सोल्यूशन आ गया? क्या हम इस इक्वेशन से कुछ समझ पा रहे हैं? मैथमेटिक्स है, अपने गूढ़ भाषा के रूप में इसने सब कुछ ले रखा है, लेकिन हम इंसान थोड़ा सा इसको और खोलेंगे ताकि अपने डायरेक्टली समझने के हिसाब से इसको समझ सकें। एक महान गणितज्ञ हुए हैं न्यूटन के बाद, दैट इज यूलर, आयलर इसको कहते हैं, और आयलर का होना न्यूटन की सार्थकता को बढ़ा देता है। मतलब अगर हम इमेजिन करें कि न्यूटन के बाद आयलर ना पैदा हुए होते, या आयलर जिस क्षमता के व्यक्ति थे उस क्षमता कोई व्यक्ति गणित में ना पैदा हुआ होता, तो यकीन मानिए हमारी जो मैथ है या हमारी जो फिजिक्स है, ये दोनों ही अभी भी एक बहुत ही पिछड़े स्टेट में होती, आज तक की जो स्थिति है वहाँ तक ना होती। क्योंकि ये लोग ऐसे थे, आयलर एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव मैथमेटिकली और एक तरह के बेहतरीन दिमाग के इंसान थे, उतने ही प्रोडक्टिव, मतलब तेज़ दिमाग और खूब सारा काम कर रहे हैं, खूब सारे रिजल्ट्स, खूब सारे मैथड्स, हर तरफ मैथ के हर ब्रांच में।
आयलर का एक फॉर्मूला है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि e टू द पावर आई थीटा अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये सिंपली ये बता रहा है किस तरह से इस पूरी सीरीज को, जहाँ एक कॉस का टर्म है, एक आई का साइन का टर्म है और एक आई भी है, इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज अ मैजिकल फार्मूला। तो अब उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हमारे पास ए ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी लिखा है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ई की पावर आई है ओमेगा टी, तो इसे लिखा जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे देखो आई तो वैसा ही ओमेगा टी थीटा की तरह पे रोल प्ले कर रहा है, जैसे यहाँ थीटा का रोल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस दिस, तो प्लस आई टाइम साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जाएगा माइनस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ जहाँ एक्सपोनेंशियल था आई ओमेगा टी था, जहाँ माइनस आई ओमेगा टी था, आयलर के हिसाब से उसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम यहाँ पे कुछ देखें, ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए टाइम आई साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी माइनस आई टाइम बी साइन ओमेगा टी। ओके ना, अब देखो यहाँ पर ये टर्म है बिना आई के हैं, इनको एक साथ ले लेंगे। ये टर्म आई वाले हैं, इनको हम एक साथ ले लेंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसको एक साथ रखा, कॉस बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आप आई निकाल लो, a कर दो माइनस b कर दो और आप कर दोगे साइन ओमेगा टी। भाई साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, a माइनस बी कर दिया, आई बाहर ले लिया, इस तरह से हो गया। तो आपके पास x की ये वैल्यू हो गई। अब ये भी तो कांस्टेंट थे, a प्लस बी भी कांस्टेंट था, a माइनस बी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम शुरू से तो मान के चले हैं वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ओ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ऑब्वियसली है बट लिख भी देना सही है कंप्लीटनेस के लिए। अब आपके पास कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि कंसीडर a प्लस बी बराबर सम कांस्टेंट a टाइम साइन सम कांस्टेंट। मतलब हमने एक कांस्टेंट a लिया, एक कांस्टेंट फाई ले लिया, उसका साइन टर्म ले लिया जस्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको मैनेज करने के लिए। तो a प्लस बी बराबर a साइन फाई एंड आई टाइम a माइनस बी इज a कॉस फाई, इस तरह से लिख रहे हैं। मतलब हमने a कांस्टेंट्स को दूसरे तरह के कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया और दूसरे तरह कांस्टेंट जो हैं उनको हमने साइन और कॉस के टर्म में लिखा है, ताकि हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर ये आराम से इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a एंड फाई आर अनदर कांस्टेंट्स, जिनको हम आगे एम्पलीट्यूड और फेज के नाम देंगे। सो वी गेट x इज इक्वल टू a साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस a कॉस फाई साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर a को हम बाहर ले लें और इसको ऐसे लिखें साइन ओमेगा टी कॉस फाई कॉस ओमेगा टी साइन फाई ले सकते हैं, प्लस का साइन है तो आपस में तो इधर उधर दाएं बाएं कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x बराबर a साइन a प्लस बी। कैसे किया हमने, आपको फार्मूला एक मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं लिखा है साइन a प्लस बी, इसका मतलब है साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये होता है। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज किया गया है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा साइन a कॉस b कॉस a साइन b। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई, जिसका मतलब है कि जो हमने कहा था कि अगर वो पेंडुलम, वो जो बॉक्स है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो याद करो हमारा डायग्राम कैसे था। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था कि यहाँ पर हमारा मीन पोजीशन थी और हमारा पेंडुलम या हमारा जो मास था
एक बार यहाँ ऑसिलेट कर रहा था इस तरह से इस मेन पोजीशन के अबाउट, और एक बार डिस्प्लेसमेंट इधर x होता था, एक बार डिस्प्लेसमेंट इधर x होता था। तो आप देखो x जो है वो टाइम के साथ इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। साइन का होना ये बता रहा है कि वो साइनोसॉइडल बिहेवियर है। साइनोसॉइडल बिहेवियर कैसा होता है? इस तरह से साइनोसॉइडल बिहेवियर होता है इस तरह का, ये साइनोसॉइडल बिहेवियर की ग्राफ होता है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो आप देख रहे हो साइनोसॉइडल बिहेवियर में इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक बार एक डायरेक्शन होती है, एक बार दूसरी डायरेक्शन होती है। इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, इसको नेगेटिव कह सकते हैं। इसके केस में क्या हो सकता है, ये वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो एक बार पेंडुलम इधर जा रहा है, फिर एक बार पेंडुलम इधर जा रहा है, एक बार इधर जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक बार ये राइट में जा रहा है, एक बार लेफ्ट में जा रहा है। तो एक्चुअल में इसका जो राइट और लेफ्ट का जो मोशन है वो इस इक्वेशन से हम सही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी करेक्ट इक्वेशन, बिल्कुल सही इक्वेशन निकल के आई है। और ये शो कर रही है, ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का बिहेवियर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, क्योंकि हम शुरू से मान के चले हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही तो शुरू से मान के चले थे। वहाँ पर F = -kx रखा, फिर न्यूटन फार्मूला निकाला। तो हमने शुरुआत की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक प्रॉपर्टी के साथ कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्शन के अपोजिट होता है। उस बात को मान करके जब हम चले हैं तो गणित की सहायता से हमको इक्वेशन नंबर 5 मिली। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो टर्म होगा, उसको हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं। यहाँ पर a क्या है? a एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि कितना दूर जाएगा राइट साइड में, कितना दूर जाएगा लेफ्ट साइड में, ये है। और ये जो साइन के बाद ये जो पूरा टर्म, इसको फेज टर्म कहते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है ये पूरा फेज टर्म है। फेज टर्म हमें ये बताता है कि समय के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी। समय के साथ जैसे एक ऐसे मान लो कि अगर उसको यहाँ से इस जगह तक जाने में 2 सेकंड लगते हैं तो आधे सेकंड में कहाँ होगा? यहाँ होगा, वो टर्म ये बताएगा। 2 सेकंड पे कहाँ होगा? वो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ये टर्म बताएगा। फिर अगले 2 सेकंड में वो कहाँ होगा? वो यहाँ कहाँ होगा, वो सब बताएगा। तो इस तरह से ये x का जो a वाला टर्म है ये बता रहा है कि जो मीन पोजीशन है उससे कितनी दूर होगा। पोजिशनल एक तरह से कह सकते हो, हिसाब किताब इससे पता चल रहा है। और उस पोजिशनल हिसाब किताब में अगर टाइम की बात डाल दो कि कितने टाइम पर कहाँ होगा, तो हमारा ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई टर्म जो है ये उसको बता रहा है। इस पूरे टर्म को फेज टर्म कहते हैं। ये है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, फाई फेज कांस्टेंट। तो ये पूरे टर्म को हम फेज टर्म कहते हैं। तो लिखें इक्वेशन नंबर 5 के बारे में। इन इक्वेशन 5 the term A is called the amplitude. In equation 5 the term A is called the amplitude of simple harmonic motion, called the amplitude of simple harmonic motion, and phi is the phase constant term. Phi is the phase constant term. The term omega t plus phi is called the phase. The term omega t plus phi is called the phase. और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, चाहे एम्पलीट्यूड हो चाहे फेज हो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टार्ट होने की इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। मतलब शुरुआत में आपने कितनी दूर खींच करके इस पेंडुलम को छोड़ा था, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा था, उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू कितनी होगी और फाई की वैल्यू कितनी होगी, और किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ आप लिखोगे दीज कॉन्स्टेंट्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशन ऑफ SHM. These constants depends upon the initial condition of the SHM. अब यहाँ पे लिखें, अब एक चीज़ और देखें, यहाँ जो x है इसको क्या कहेंगे? x डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो तो टाइम के साथ दिखाया जा रहा है। जस्ट लेट मी राइट दिस। जैसे आपके पास ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। थोड़ी सी एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं, फिर अपना आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम लोग।
तो आपके पास ये ऐसा कुछ है कि भाई आपने कहा कि हमारे पास टर्म क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छी बात है, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम की ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये स्प्रिंग है, सिस्टम को हमने यहाँ तक लाके छोड़ा, इस पर्टिकुलर पोजीशन तक, यानी इस समय हमारी दूरी यहाँ पर है, ये है। अब ये दूरी कितनी होगी, इस दूरी को x कह रहे हैं और x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू अधिक से अधिक कितनी हमने मानी है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप देखो साइन की जो वैल्यू होती है, कोई भी साइन कुछ भी हो साइन, इसकी वैल्यू या तो +1 या -1, हद से हद इतनी ही हो सकती है। साइन की वैल्यू +1 -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कुछ भी हो, ओमेगा टी फाई कुछ भी हो, इट कैन नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर साइन की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। जब ये पूरे टर्म 1 होगा ये वाला तो a हो जाएगा, और जब ये टर्म होगा तो -a हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये जो मैक्सिमम है वो a हो सकता है, और जब ये बॉक्स इधर जाएगा तो जब आपकी स्प्रिंग ऐसे पिचक सी जाएगी और बॉक्स यहाँ पहुँच जाएगा तो उस समय इसकी दूरी जो है वो -a हो सकती है। -a एक तरफ, माइनस मतलब प्लस समझो राइट साइड और माइनस समझो लेफ्ट साइड, ऐसे समझ लो। तो x की वैल्यू जो है वो इस टर्म में या तो +a हो सकती है और -a हो सकती है। इसको a को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। लेकिन इस मैक्सिमम के अलावा साइन की वैल्यू तो +1 और -1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कहा इस जगह पर किसी पर्टिकुलर टाइम t पे बात की तो ये पोजीशन कितनी है, x है। अब ये जो x है ये a से कम होगा, क्योंकि यहाँ पहुँचेगा जब पेंडुलम तब a होगा। लेकिन किसी और टाइम पर मान लो पेंडुलम अभी यहीं पर ही है, आपने उसी समय देख लिया तो ये x है, तो ये x किसी टाइम पे डिफाइन हो रहा है। अगला टाइम बदला, बॉक्स यहाँ पहुँचा तो उस समय जो है x कुछ और हो जाएगा। जब बॉक्स इस जगह पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर x की वैल्यू a होगी। तो यानी कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। और इसके लिए एक शब्द जो है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसको याद रखना, x इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट मतलब एट एनी टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड हियर द x इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, x is known as instantaneous displacement। सो बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन आप इतनी सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आज के इस पूरे लेक्चर में, इनको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो होगा, अभी तो भैया हमने आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताया है, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ चेंज निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी। तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालेंगे अगले लेक्चर में। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी तो भाई एक जगह, आप देखो यहाँ से बॉक्स गया, यहाँ जाके रुक गया तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई ना, फिर चला तो वेलोसिटी गई यहाँ मैक्सिमम हो गई, तभी तो आगे बढ़ गई, ओवरशूट कर गई। तो वेलोसिटी यहाँ कुछ और है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ फिर 0 हो गई। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो भैया वहाँ एक्सेलरेशन भी आता है। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी निकाल ली, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, मतलब वेलोसिटी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं आपसे एज अ फैक्ट, एज अ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ही। और जब हम ये सब निकाल रहे होंगे वेलोसिटी और ये सब चीज़ें, तो हम एक और बहुत बढ़िया से टर्म निकालेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। और फिर बेहतर तो ये हो जाएगा कि ग्राफ का कंपैरिजन कर ले, डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ बनाए, वेलोसिटी का एक ग्राफ बनाए, फोर्स एक्सेलरेशन का एक ग्राफ बनाए, और तीनों ग्राफों को एक के नीचे एक रख करके देखें कि देखो जब डिस्प्लेसमेंट इतना होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है और तब एक्सेलरेशन कितना होता है। वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना बच्चों, वो आपके दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा आपके दिमाग में कि क्या है इस पूरे माया जाल का क्या मतलब है।
और अगर आप और मन लगा करके उसका रिवीजन कर लोगे तो एकदम से फिक्स हो जाएगा। और फिर जीवन में किसी भी क्षण आपको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, कोई भी बात पूछी जाएगी तो आपको वो सारा कंपैरिजन याद रहेगा, और उस कंपैरिजन के याद रहने से आप उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। यही तो मेन मकसद है समझने का, कि आप टूल को पढ़ो और उससे समझ अपनी विकसित करो। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के आपस में कंपैरिजन करेंगे, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा कहते हैं, उसके बारे में उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। और अगर हो सका संभव तो एनर्जी कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के इस पूरे सिस्टम के अंदर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 3 और 4 में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की पूरी बातें ख़त्म कर ले जाएंगे। तो मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह का डिस्कशन करना हो, आप जो है हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट इस चैनल को, इस वीडियो को बूस्ट मिले और भी ज़्यादा इसको अच्छे से बनाने की हमारे पास वजहें आ जाएँ। चलिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।